की थी, लेकिन मदद नहीं पहुंची। ये नरसंहार सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा। करीब 9 घंटे तक महिलाओं के बलात्कार किए गए, उन्हें जिंदा जलाया गया। बावजूद इसके पुलिस ने मदद नहीं की। इस नरसंहार के आरोपी बाबू बजरंगी ने भी तहलका मैगजीन के स्टिंग में कबूल किया कि पुलिस आती तो हमें नरोदा पाटिया में घुसने भी नहीं देती, क्योंकि एंट्री के लिए सिर्फ एक ही छोटा सा रास्ता था। बाबू बजरंगी ने यह भी कहा कि पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद था। पुलिस उल्टा हमसे ही कहती रही कि जाओ मार के आओ। जो काम गुजरात के लिए नरेंद्र भाई ने किया वो किसी और ने नहीं किया। ये बात बाबू बजरंगी ने स्टिंग ऑपरेशन में कही। एसआईटी ने भी अपनी जांच की प्राइमरी रिपोर्ट में कहा कि अहमदाबाद के जॉइंट कमिश्नर एम.के. टंडन, जिनके क्षेत्र में 200 से अधिक मुस्लिमों की हत्याएं हुई, वे जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा करने के दोषी पाए गए हैं, यानी उन्होंने जानबूझकर मदद पहुंचाने में देरी की। एसआईटी ने यह भी कहा कि उनके जूनियर पीबी मौजूद थी, लेकिन गवाह कह रहे थे कि वे नरोदा पाटिया में भीड़ को उकसा रही थी और कह रही थी कि मुसलमानों के घरों को जला डालो। जब ये कॉल रिकॉर्ड्स बाहर आई तो नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में माया कोडनानी को कोर्ट ने 28 साल की सजा सुनाई। बार बार कॉल रिकॉर्ड्स पर इतना ध्यान खींच रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इस पूरी कहानी का रहस्य इन्हीं कॉल रिकॉर्ड्स में है और इसी में एक ऐसे ईमानदार आईपीएस अफसर की कहानी दबी हुई है जिसे दंगे रोकने और मासूम बच्चों को बचाने की सजा दी गई। इस बहादुर आईपीएस अफसर का नाम है राहुल शर्मा। राहुल शर्मा की पूरी कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार मनोज मित्ता ने गुजरात दंगों की जांच पर लिखी अपनी किताब द फिक्शन ऑफ फैक्ट्स फाइंडिंग में लिखी है। गुजरात दंगे अपने चरम पर थे। 2 मार्च 2002 के दिन एक भीड़ ने एक मदरसे में आग लगाने की कोशिश की। इसमें करीब 400 बच्चे मौजूद थे। ये मदरसा भावनगर शहर के जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बावजूद इसके एसआईटी ने ये जांच नहीं की कि क्या इनको ऊपर से आदेश आए थे, और ऊपर से क्रिमिनल केस चलाने के बजाय इन दोनों के ऊपर सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का सुझाव दिया गया। ये भी अपने आप में विचित्र बात है। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि इन अधिकारियों को दोषी ठहराने में कॉल रिकॉर्ड्स के डाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही थी, अन्यथा ये सच कभी बाहर ही नहीं आता। कॉल डेटा से न केवल ये पता लगा कि इन अधिकारियों की किस किस से बातचीत हुई और किसका कॉल आया, बल्कि इससे ये भी पता चला कि वे किस वक्त पर कहां पर मौजूद थे। इन कॉल रिकॉर्ड से गवाहों के बयानों को भी वेरीफाइड करने में मदद मिली। कॉल रिकॉर्ड के डेटा ने ही इन अधिकारियों के पहले के बयानों का पर्दाफाश किया। इसी कॉल रिकॉर्ड के डाटा से नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आरोपी भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी पकड़ में आई। वे कह रही थी कि नरोदा पाटिया नरसंहार के वक्त मैं गुजरात विधानसभा में मौजूद थी। 400 बच्चे मौजूद थे। ये मदरसा भावनगर शहर के बाहरी इलाके में मौजूद था। उस वक्त राहुल शर्मा भावनगर के एसपी थे। उन्होंने अपनी पुलिस को आदेश दिया कि किसी भी हालत में दंगाइयों को किसी की हत्या नहीं करने देनी है। अगर बंदूक चलानी पड़े तो चलाने में हिचकना नहीं है। भीड़ ने पहले मदरसे में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करके इस भीड़ को तितर-बितर कर दिया। लेकिन यह भीड़ दोबारा से उस मदरसे को जलाने के लिए इकट्ठा हो गई। राहुल शर्मा मौके पर पहुंच गए और अपनी पुलिस के दम पर राहुल शर्मा ने उस भीड़ से बचाते हुए उन बच्चों को शहर के अंदर एक मस्जिद में शिफ्ट कराया। लेकिन इस बीच पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ गईं। यहाँ मुस्लिम किसी पर हमला नहीं कर रहे थे और इस उग्र भीड़ में जिसको भी नुकसान पहुंचा वो पुलिस की गोलियों से पहुंचा था। शर्मा के काम की तारीफ करने की बजाय गृह राज्य मंत्री गोवर्धन जड़ाफिया ने राहुल शर्मा को कॉल करके कहा कि वैसे तुमने सही कहा, रेशियो सही नहीं है। मतलब कि जितने की उस उग्र भीड़ में लोग मारे गए उतने मुस्लिम नहीं मारे गए। राहुल ने जवाब दिया कि स्थिति के अनुसार ही पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और उसी रेशियो में लोगों को नुकसान पहुंचा। राहुल शर्मा के अनुसार मोदी के गृह राज्य मंत्री गोवर्धन जड़ाफिया ने ये कॉल घटना के 14 दिन बाद यानी 16 मार्च को की थी। इसके एक हफ्ते बाद ही राहुल शर्मा का भावनगर से ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल ये तब हुआ जब शर्मा ने एक मस्जिद पर अटैक करने पर 21 उपद्रवियों को अरेस्ट कर लिया गया था और इसके बाद भाजपा के नेता डिमांड करने लगे थे कि उन उपद्रवियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन राहुल शर्मा ने वही किया जो एक पुलिस अधिकारी को करना चाहिए, वो भी बिना धर्म, जाति और नस्ल देखे। इसके 24 घंटे नहीं बीते कि राहुल शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी उनका एक तरह से डिमोशन करते हुए। उन्हें एसपी की पोस्ट से हटाकर अहमदाबाद के कंट्रोल रूम में बैठने की जिम्मेदारी दे दी गई। ये एक ईमानदार आईपीएस अफसर के पंख कुतरने जैसा था। राहुल शर्मा ने सजा को भी
अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, जिसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ों का खुलासा किया जिसने गुजरात दंगे की जांच को एक्सपोज करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। भावनगर से अहमदाबाद आए राहुल शर्मा को नरोदा पाटिया नरसंहार और गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले की जांच करने के संपर्क में आने का मौका मिल गया। अहमदाबाद के कमिश्नर पीसी पांडे ने उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा और आईआईटी कानपुर से पढ़े राहुल शर्मा के दिमाग में कॉल रिकॉर्ड्स का डाटा इकट्ठा करने का आइडिया आया। उन्होंने मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों से डाटा देने के लिए कहा। जब ये डाटा मिल गया तो वे जानते थे कि यह बेहद महत्वपूर्ण डाटा है, इसलिए उन्होंने इसे अपने निजी कंप्यूटर में इकट्ठा कर लिया और जो ओरिजिनल सीडी थी वो सरकार को सौंप दी। जब नानावती कमीशन ने अक्टूबर 2004 में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया तो राहुल शर्मा ने अपने पास मौजूद कॉल रिकॉर्ड की सीडी को कमीशन के आगे पेश कर दिया। जब ये सीडी का डाटा बाहर आया तो वकीलों से लेकर गया था, उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस सीडी ने गुजरात के दंगाइयों और पुलिस के बीच होने वाली बातचीत और नेक्सस का खुलासा कर दिया। एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि जब राहुल शर्मा ने शुरू में ही इन सीडी को डिपार्टमेंट को सौंप दिया था तो इन कॉल रिकॉर्ड्स का उपयोग जांच में क्यों नहीं किया गया, जबकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा साइंटिफिक एविडेंस था। जब सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में गुजरात दंगों के 9 मामलों की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया था, उस टीम ने ही इस डेटा का इस्तेमाल किया और इसके बाद ही भाजपा की मंत्री माया कोडनानी और विश्व हिंदू परिषद का जनरल सेक्रेटरी जयदीप पटेल सलाखों के पीछे पहुंचा। लेकिन आपको पता है इस महत्वपूर्ण जानकारी को बाहर निकालने वाले ईमानदार अफसर राहुल शर्मा के साथ पुलिस और मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत राहुल शर्मा पर ही केस चला दिया, लेकिन अप्रैल 2012 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने नियंत्रण किया जा रहा है। टीवी से लेकर अखबारों में बीते 8 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है। इसके इतर नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी प्रक्रिया में 2-3 लोगों के हाथ में नियंत्रण सौंप दिया गया है, जिनकी कुर्सी के नीचे न्याय की देवी का सब पड़ा हुआ है। लेकिन एक समाज के रूप में विचार करूं तो जितनी भी समझ अभी तक की किताबों और मामूली से अनुभव से पाई है, उससे इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि केवल एक चीज़ इस दुनिया में हिंसा और आतंकवाद को ख़त्म कर सकती है और शांति ला सकती है, वो एकमात्र चीज़ है न्याय। जहाँ न्याय नहीं वहाँ पीस नहीं, जहाँ न्याय नहीं वहाँ उम्मीद नहीं, जहाँ न्याय नहीं वहाँ स्थिरता नहीं। इसलिए एक देश, एक राज्य या किसी क्षेत्र में शांति के लिए जरूरी है कि सबके साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो और अदालती न्याय भी हो। किसी भी एक आदमी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जिस राज्य या ताकत के अधीन वो रहता है उससे उसको न्याय नहीं मिलता, और रोक लगा दी और कहा कि शर्मा ने ये डेटा तब दिया जब कमीशन ने उन्हें जांच के लिए बुलाया था। लेकिन यह क्लियर है कि गुजरात क्राइम ब्रांच के द्वारा जानबूझकर इस डेटा का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं किया गया। शायद इससे बड़े बड़े सफेद कुर्तों के अंदर रंगे लाल खून के छींटे नजर आ जाते, लेकिन एसआईटी ने इस बात की ठीक से जांच नहीं की कि क्यों मोबाइल फोन के डेटा को जांच में इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि राहुल शर्मा ने शुरू में ही डिपार्टमेंट को सीडियां सौंप दी थी। इसके ऊपर के तार भी एसआईटी ने नहीं तलाशे। दरअसल मंत्री इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वे अपने अधिकतर आदेश मौखिक रूप से देते हैं। इसका एक उदाहरण इसी बात से समझ सकते हैं कि गुजरात फाइल किताब के स्टिंग ऑपरेशन में जब गुजरात के होम सेक्रेटरी अशोक नारायण से पूछा गया कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने आपको दंगों को रोकने में ढील देने की बात कही होगी तब आपको गुस्सा आया होगा। इस पर अशोक नारायण ने कहा वे ऐसा कभी नहीं करते, वे कभी भी कुछ भी कागज नहीं है और विश्व हिंदू परिषद के लोग सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए भड़काऊ पर्चे बांट रहे हैं। पुलिस के अधिकारी भाजपा नेताओं के आदेश मान रहे हैं। एसआईटी ने भी इस रिपोर्ट को जांच में सही पाया। 15 जून 2002 को भी श्री कुमार ने एक और रिपोर्ट भेजी और कहा कि मोदी की रथ यात्रा राज्य में फैले कम्युनल माहौल के लिए सही नहीं है। लेकिन इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी मोदी के अधिकारियों द्वारा नहीं माना गया। 20 अगस्त 2002 के दिन भी श्री कुमार ने राज्य में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव पर एक और रिपोर्ट दी और कहा कि पुलिस की कार्रवाई और जांच में भारी गड़बड़ की जा रही है। इस रिपोर्ट पर भी एक्शन नहीं लिया गया। बाकी रिपोर्ट के बारे में गृह सचिव अशोक नारायण ने कहा था कि रिपोर्ट तो मिली थी लेकिन एक्शन लिया गया था या नहीं लिया गया था ये उन्हें याद नहीं रहा। लेकिन इस रिपोर्ट को अशोक नारायण ने भी एसआईटी के सामने माना कि हाँ एक्शन नहीं लिया गया था। श्री कुमार ने 28 अगस्त 2002 को भी एक और रिपोर्ट भेजी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पालन करो। गुजरात दंगों के वक्त हरेन पांड्या राजस्व राज्य मंत्री थे।
वे केशुभाई पटेल के नजदीकी माने जाते थे। मोदी से पहले जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब हरेन पांड्या ही गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। लेकिन मोदी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया। हरेन पांड्या के इस बयान के बाद 26 मार्च 2003 के दिन संदिग्ध परिस्थितियों में हरेन पांड्या की किसी ने हत्या कर दी। पास में ही पुलिस थाना होने के बावजूद 2 घंटे से अधिक समय तक उनकी बॉडी कार में ही पड़ी रही। हरेन पांड्या की ये संदिग्ध मौत अपने आप में एक रहस्य है। उनकी पत्नी इसे एक राजनीतिक हत्या मानती हैं। संजीव भट्ट के सीनियर और पूर्व स्टेट इंटेलिजेंस चीफ आरबी श्री कुमार ने नानावती कमीशन को ये भी बताया कि उन्हें हरेन पांड्या का फोन टेप करने के लिए कहा गया था। बाद में तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन शेख पर हरेन पांड्या की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। लेकिन साल 2005 में विशेष निर्देश दिए थे कि अधिकारी दंगों के बीच में न आ जाएं। भट्ट के इस एफिडेविट के बाद गुजरात सरकार ने एक केस डालकर उन्हें अरेस्ट कर लिया और इसके कुछ दिन बाद उन्हें नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। लेकिन नवंबर 2012 में संजीव भट्ट पर 22 साल पुराना यानी कि 1990 के समय का एक केस निकालकर उन पर केस चला दिया गया और साल 2019 में उन्हें इस केस में सजा सुना दी गई। साल 2019 से ही आईपीएस संजीव भट्ट जेल में हैं। जिस मीटिंग का हवाला उन्होंने दिया कि जिस दिन गोधरा कांड हुआ उसी रात मोदी ने बड़े सीनियर अधिकारियों की मीटिंग ली थी और उन्हें दंगाई भीड़ के बीच न आने का आदेश दिया था। यही सेम बात मोदी की ही पार्टी के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या ने साल 2002 में ही सिटीजन ट्रिब्यूनल के सामने कही। एमडी देशपांडे ने अपनी किताब गुजरात राइट्स द ट्रुथ स्टोरी में लिखा है कि हरेन पांड्या ने आउटलुक मैगजीन को बताया कि इस 2 घंटे की मीटिंग में डीजीपी चक्रवर्ती ने इसका विरोध किया। बड़े अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री मौखिक निर्देश दे रहे थे, वो भी ऐसे निर्देश जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ थे। लेकिन कमाल की बात है कि इस डायरी की भी एसआईटी ने जांच नहीं की और कह दिया कि ये एक अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। नरेंद्र मोदी सरकार ने नानावती कमीशन के आगे साल 2002 में ही एफिडेविट देने वाले श्री कुमार का प्रमोशन रोक दिया। साल 2005 में गुजरात सरकार ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक चार्जशीट जारी कर दी और ये चार्जशीट नानावती कमीशन के सामने एफिडेविट जारी करने के कारण की गई। इन्हीं आईपीएस अधिकारी को बीते दिनों दंगों के पीड़ितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली तीस्ता सीतलवाड़ के साथ गुजरात पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इससे पहले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट जिन्होंने साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आगे एफिडेविट दिया था कि मोदी ने एक मीटिंग में विशेष निर्देश दिए थे कि अधिकारी दंगों के बीच में न आ जाएं। भट्ट के इस एफिडेविट के बाद गुजरात सरकार मिल गया जिसका कि वे इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए इतने दिनों से माहौल बनाया जा रहा था। इसलिए गोधरा के गुजरात दंगों के बाद राज्य पूरी तरह हिंदू मुस्लिम 2 धर्मों में विभाजित हो गया और मोदी इसी माहौल का फायदा उठाकर जल्द से जल्द चुनाव चाहते थे। जो चुनाव 2003 में होना था उसे 1 साल पहले ही कराने के लिए मोदी ने पूरी मशीनरी लगा दी। इसलिए श्री कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे कह दें कि ऐसी सांप्रदायिक परिस्थितियों के बीच भी चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि लाखों लोग उन दिनों कैंपों में पड़े हुए थे, न उनके पास घर थे न वोटर कार्ड थे। अपने तीसरे एफिडेविट में श्री कुमार ने जिक्र किया कि मोदी के अधिकारियों ने उनके फेवर में चुनाव के लिए लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी रिपोर्ट देने के लिए कहा। श्री कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयोग के प्रमुख जीएम लिंगदो की 9 अगस्त 2022 को हुई मीटिंग के बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी कि उस मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुजरात गृह मंत्री के दौरान मोदी के बयान हो या दंगों को रोकने वाले अधिकारियों के प्रति उनका व्यवहार हो, आर्मी को लेट बुलाने का फैसला हो या उनकी ही मंत्री का नरसंहार में लिप्त पाए जाने का मामला हो, चाहे गोधरा से शवों को अहमदाबाद लाने का फैसला हो या दंगों के तुरंत बाद चुनाव कराने की जल्दी हो। इसके अलावा गुलबर्ग सोसाइटी और एहसान जाफरी का मामला हो, चाहे सरकारी वकीलों की जगह विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों की नियुक्ति का मामला हो, ये कई सारे रेड फ्लैग्स गुजरात नरसंहार में उनकी भूमिका को लेकर एक शक की लकीर खींचते हैं। बावजूद इसके वे एसआईटी और न्यायालय से सफेद होकर निकले। ये उस दौर के गुजरात में लोकतंत्र और इंसानी मूल्यों को कुचलने की तस्वीर बयान करते हैं, जहां किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने 2 समुदायों को आग में ढकेल दिया। जो उस दौर में गुजरात में हुआ, लगभग उसी तरह आज भी संवैधानिक संस्थानों ईडी, सीबीआई, पुलिस और सरकारी विभागों पर अनैतिक नहीं करते। वे कभी भी कुछ भी कागज पर लिखकर नहीं देते। उनके खुद के अपने लोग हैं जिनके जरिए विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो अनौपचारिक चैनल होते हैं
उनके माध्यमों से निचले पायदान के पुलिस इंस्पेक्टरों और अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाती है। इसलिए कुछ अफसरों ने ऐसे आदेशों को अपने डायरियों में लिखना शुरू कर दिया। ऐसे ही फॉर्मर डीजीपी रहे आरबी श्री कुमार ने गुजरात राज्य की जांच समिति नानावती कमीशन के सामने कुछ एविडेंस दिए। दंगों के दौरान आरबी श्री कुमार राज्य के खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लीड कर रहे थे। उन्होंने तमाम सबूत और एक डायरी दी जिसमें बताया कि सरकार ने कई वार्निंग के बाद भी कोई कदम नहीं उठाए। श्री कुमार ने करंट कम्युनल सेनेरियो इन अहमदाबाद सिटी नाम से एक रिपोर्ट 24 अप्रैल 2002 के दिन गुजरात के होम सेक्रेटरी अशोक नारायण को भेजी ताकि सरकार एक्शन ले। इसमें लिखा कि दंगे के पीड़ितों का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई विश्वास नहीं बचा है। एफआईआर में गड़बड़ की सोहराबुद्दीन शेख को एक फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। इस एनकाउंटर के गवाह तुलसी प्रजापति को भी अगले ही साल 2006 में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। इन दोनों ने किसके कहने पर हरेन पांड्या की हत्या की, ये अब तक एक रहस्य है भी या नहीं है। और ये दोनों जो हरेन पांड्या की मौत के पीछे के असली आदमी का नाम खोल सकते थे, इनके फर्जी एनकाउंटर के पीछे कौन था, ये फर्जी एनकाउंटर क्यों किए गए, वे किसे छुपाना चाहते थे, ये अपने आप में सवाल है। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि इसी मामले में साल 2012 में सीबीआई ने अमित शाह और करीब 32 अधिकारियों को अपनी चार्जशीट में दोषी माना था। इसी मामले के कारण साल 2012 में अमित शाह और गुजरात पुलिस के इन अधिकारियों को अरेस्ट किया गया था। और अब इसे इत्तेफाक ही कहेंगे, यह नियति का आदेश। वही अमित शाह आज देश के गृह मंत्री हैं और जिस सीबीआई ने उन्हें कभी अरेस्ट किया था, आज वही सीबीआई उनके अंडर काम करती है और उन्हें ही भाजपा हार जाएगी। इसके लक्षण इस बात से भी नजर आ रहे थे कि गुजरात में हुए उपचुनावों में भाजपा हार गई थी। इन तमाम लक्षणों को देखते हुए भाजपा ने केशुभाई पटेल को हटाकर अक्टूबर 2001 में मोदी को मुख्यमंत्री बनाया था। तब मोदी को कोई नहीं जानता था और ना ही उनकी ऐसी लोकप्रियता थी। वे अचानक पार्टी संगठन में से बाहर निकलकर राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसलिए माना जा रहा था कि अगले चुनाव में भाजपा हार जाएगी। इसलिए गुजरात में राम मंदिर के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा था और इसके लिए कार्ड सेवकों को गुजरात से अयोध्या ले जाने का प्रबंध किया जा रहा था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ये कार्यकर्ता रास्ते भर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते रहे और पिटाई करते रहे। इन खबरों को स्थानीय अखबारों में आसानी से टटोला जा सकता है। जिस साबरमती बोगी में आग लगाई गई थी, उस साबरमती के कार सेवकों के द्वारा भी रास्ते भर आतंक मचाया गया था और इसकी खबरें स्थानीय अखबारों में छपी थी। इस सांप्रदायिक माहौल पर को भी एक और रिपोर्ट भेजी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। श्री कुमार ने नानावती कमीशन के आगे पहला एफिडेविट देते हुए डिटेल में बताया कि गोधरा में साबरमती ट्रेन जलाने की घटना को लेकर किस तरह राज्य और केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल रही। दूसरे एफिडेविट में उन्होंने सबूत दिए कि कैसे राज्य की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स पर मोदी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरे एफिडेविट में श्री कुमार ने बताया कि किस तरह मोदी के अधिकारियों ने आने वाले चुनाव को लेकर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी रिपोर्ट पॉजिटिव देने के लिए उन पर दबाव बनाया ताकि गोधरा और दंगों में मारे गए 3000 से भी अधिक लोगों की मौत के बाद तैयार कम्युनल डिवीजन में मोदी को चुनाव जीतने में आसानी हो। मोदी उसी साल चुनाव कराना चाहते थे और हुआ भी यही। दरअसल साल 2001 में आए भुज भूकंप और उसको हैंडल करने में भाजपा की नाकामी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद माना जा रहा था कि साल 2003 में आने वाले चुनाव